everyone, welcome to Free Study. So this is last video for Insta January 2021 Current Affairs Compilation. इसके बाद हम फैब का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन करेंगे। दिसंबर का भी मैं साथ साथ में अपलोड करती रहूँगी। ओके, सो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए एंड कोई डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। एंड स्पेशली जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं तो वो प्रीलिम्स के बाद जब मेंस होगा तब वो अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो आप तब तक इन्हें रिवाइज करते रहिए क्योंकि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के वीडियोस पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने यही क्वेश्चन बार बार पूछा है कि जो करंट अफेयर्स कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड हैं वो करवा दीजिए। तो ये कॉमन ही हैं, इन्हीं में से ही हम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के करंट अफेयर्स भी करेंगे। तो आपको यूपीएससी के लिए ये करंट अफेयर्स ही करने हैं, इसके अंदर से ही हमें कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के भी करने हैं। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। चलिए, आज की ये लास्ट वीडियो होगी एंड इसके अंदर हम 116 पेज तक कवर करेंगे। पेज नंबर 66 से लेके 116 पेज तक कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए या डिलीवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसा WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कहा। क्योंकि हम सभी को पता है कि 2020 के अंदर कोविड आया, फिर वैक्सीन्स आई। अब 2021 में जैसे कि सबको अब टीकाकरण हो रहा है, ठीक है, वैक्सीन्स लग रहे हैं, तो ये भी चैलेंज आएगा कि किन लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्या उसे मिल पा रहा है वैक्सीन या नहीं मिल पा रहा है। तो हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, जो कि चेयरमैन भी हैं, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन। उन्होंने कहा कि WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ये बात उन्होंने कही है कि मतलब इंडिया को चैलेंज आएगा उन लोगों को दवाइयाँ पहुँचाने का, वैक्सीनेशन पहुँचाने का, जिन लोगों को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये डाटा थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं अपने आप। तो WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या है? WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या होता है? एग्जीक्यूट करना किसी चीज़ को। तो WHO की दो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ है, एक तो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एंड जो एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो ये एक वन ऑफ द बॉडी है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर 34 मेंबर्स होते हैं जो कि हेल्थ की फील्ड में बहुत अच्छे हैं, टेक्निकली क्वालिफाइड है। हर साल रोटेशन के बेसिस पे एक चेयरमैन अपॉइंट होता है। 6 रीजनल ग्रुप्स हैं, मींस रीजन वाइज एरियाज बने हुए हैं, जैसे अफ्रीका का हो गया, अमेरिका का हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, यूरोपियन का एरिया हो गया, यूरोपियन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन हो गया, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन हो गया। तो इस तरीके से ये बना हुआ है। नाउ जो भी मेंबर्स होते हैं, देखिए चेयरमैन तो हर साल 1 साल के लिए पोस्ट मिलेगी, लेकिन मेंबर्स 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। नाउ काम क्या है? काम देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के काम यही है कि एक एजेंडा बनाना कि हेल्थ असेंबली को क्या करना है, आगे क्या रिजोल्यूशंस लेने हैं, जो डिसीजंस हेल्थ असेंबली ने लिए हैं उनको काम में लेके आना, मीन्स उन पर काम करना, एडवाइस करना, कोई काम को फैसिलिटेट करना, हेल्प करना। अगर हेल्थ इशू से रिलेटेड कोई डिबेट करना है, कोई अगर किसी ने कोई सवाल उठाया है, कोई कंसर्न उठाया है, तो उसको एड्रेस करना। दोनों बोर्ड एंड जो असेंबली होते हैं वो 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि रिजोल्यूशंस हो गए, कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी पब्लिश होते रहते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि इंडिया जो था वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पार्टी कब बनी थी? 12 जनवरी 1948 को बनी थी, मींस आज़ादी के 1 साल के अंदर अंदर ही। जो पहले रीजनल डायरेक्टर थे साउथ ईस्ट एशिया के, वो इंडियन ही थे, डॉक्टर चंद्रमणि, जिन्होंने 1948 से 68, सोचिए 20 साल किसी ने वहाँ पर काम किया है। ओके, सो ये आपकी पहली न्यूज़ थी। अब हमारे GS2 के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम GS3 के टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंडियन इकोनॉमी में कुछ इश्यूज़ देखेंगे, प्लानिंग से रिलेटेड, रिसोर्सेज के यूज़ से रिलेटेड, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले आई है फेसलेस टैक्स स्कीम। तो गवर्नमेंट की फेसलेस टैक्स असेसमेंट स्कीम जो है वो 24,000 फाइनल ऑर्डर्स जो है वो देने जा रही है। इसकी शुरुआत अगस्त 2020 में हुई थी। फेसलेस टैक्स स्कीम फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिशियल्स जो हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं, तो कोई भी हैरेसमेंट नहीं होगी इनकम टैक्स पेयर्स के लिए। वो सभी केसेस जिसके अंदर हियरिंग की ज़रूरत है तो प्रोटोकॉल्स फॉलो
करके ही वो दिए जाएंगे। मीन्स कोशिश की जाएगी कम से कम फिजिकल इंटरेक्शन हो, कम फिजिकल इंटरेक्शन हो एंड काम भी जल्दी जल्दी हो जाए। अब हम पढ़ते हैं के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में एंड इसके क्या इम्प्लीकेशंस रहते हैं। देखिए, के शेप्ड रिकवरी इंडिया में भी रही एंड अक्रॉस द वर्ल्ड भी रही। के शेप्ड रिकवरी का मतलब होता है कि रिकवरी हो तो रही है, इट हैपन्स जब अलग अलग जो सेक्शंस हैं इकोनॉमी के वो अलग अलग रेट से रिकवर करें। मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये वीडियो आप सुन रहे हैं, कोई इसको जल्दी से समझ लेगा, किसी को हो सकता है समझने में या ग्रास्प करने में, जैसे अगर कोई लगातार वीडियोस को सुन रहा है तो उसको थोड़ा हो सकता है जल्दी से समझ में आ जाए। मीन्स उसकी जो कैप्चर करने की जो पावर होगी, जो रेट होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंड अगर किसी ने अभी थोड़ा करंट अफेयर्स फॉलो करने शुरू किए हैं तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो के शेप्ड रिकवरी भी ऐसी है। इकोनॉमी में जब अलग अलग तबके के लोग अलग अलग सेक्शंस अलग अलग रेट से रिकवर करें, दैट इज़ कॉल्ड के शेप्ड रिकवरी। जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड्स को सबसे ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन की ज़रूरत है एंड उन्हीं को एक तरीके से लॉकडाउन किया गया था। तो कंजम्पशन, देखिए अगर हाउस होल्ड कंजम्पशन बंद कर देगा फिर तो कोई चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं होगी, ठीक है। तो और यही हाउस होल्ड्स थे जिन्होंने देखा कि भाई उनकी जो जॉब है वो चली गई, इनकम चली गई। तो के शेप्ड रिकवरी के अंदर जो अपर इनकम हाउस होल्ड्स थे उनको तो फ़ायदा हुआ क्योंकि उनकी सेविंग्स हाई थी, लेकिन जो लोग बॉटम पे थे उनको बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ इनकम हुआ, उनकी वेज कट्स हुई, उनकी डिमांड कम हुई, जो लेबर मार्केट थी वो इतनी जल्दी रिकवर भी नहीं कर पाएगी। तो कुछ लोग जल्दी रिकवर करेंगे एंड कुछ लोग धीरे से रिकवर करेंगे। देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग क्या होती है। मीन्स आपकी कितनी इनकम पर कितनी कंजम्पशन, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी कितनी कंजम्पशन बढ़ती है, दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, आपकी कितनी इनकम बढ़ने पर कितनी सेविंग बढ़ती है या कम होती है, दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो कोविड-19 की वजह से कंपटीशन जो है वो कम हुआ, इनइक्वालिटी बढ़ी है, ग्रोथ पर भी फ़र्क पड़ा है, प्रोडक्टिविटी भी को भी नुकसान हुआ है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स भी हुए हैं। नो आगे क्या तरीका है, आगे अब इसको कैसे ठीक करेंगे, आगे यही है पुश देना होगा, सरकार को भी पैसे खर्च करने होंगे, काम होगा तभी इकोनॉमी रिकवर करेगी। तो ये कुछ लेटर्स हैं, देखिए कुछ होती हैं वी शेप्ड, यू शेप, डब्लू शेप, ठीक है। तो यू वी डब्लू आपको साथ में याद रह जाएंगे। एल शेप रिकवरी, तो ये कुछ अलग अलग तरीके की रिकवरी हैं। इनको आप थोड़ा और डिटेल में चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ के शेप्ड रिकवरी पढ़ा रही हूँ। देखिए ये एग्जैक्ट के नहीं बना हुआ है लेकिन बस ये हल्का सा थोड़ा सा ऐसे हो गया है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप इसको के शेप्ड रिकवरी कह रहे हैं। तो ये यूएस इकोनॉमिस्ट पीटर एटवेटर ने इसको मीन्स कॉइन की थी ये टर्म। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जिन लोगों के पास पहले से ही चीज़ें हैं तो उनके लिए अच्छा है एंड जिनके पास चीज़ें नहीं है, हैव नॉट्स, उनके लिए वर्स है। तो ये होता है के शेप्ड रिकवरी। मतलब जो गरीब है वो गरीब होगा, जो अमीर है वो अमीर होता जाएगा। देन देखिए बैलेंस शीट ऑफ ए बैड बैंक। बैड बैंक को बनाने का जो आइडिया था वो यही था कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, लोन दे दिए, लोन वापस नहीं कर रहे, डिफ़ॉल्ट हो गए, तो इसको बनाने के लिए बैड बैंक बनाया गया था। तो बैड बैंक एक ऐसा बैंक था कि भाई जो भी बैड लोन्स होंगे वो हम ले लेंगे एंड उसके बाद वो पैसे हम रिकवर करेंगे। तो यहाँ पर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उनको बेच दिया जाता है बैड बैंक को मार्केट प्राइस पे एंड जब इन एसेट्स को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बैड बैंक को दिया जाता है तो ये वाली जो इंस्टीट्यूशंस है ये अपनी बैलेंस शीट में से उसको क्लियर कर देती है, ठीक है। तो अब बैड लोन्स के बारे में कंसर्न क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर जो बैड लोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, बैंक के प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। अगर प्रॉफिट्स कम होंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैड लोन्स हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो आगे की ग्रोथ के बारे में सोचे। ग्रोथ नहीं होगी तो उससे हमारा जो इकोनॉमी रिटर्न है वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इसीलिए बैड लोन प्रॉब्लम को एक इफेक्टिव रिजोल्यूशन की ज़रूरत है, इसके एक सॉल्यूशन की ज़रूरत है। बेनिफिट क्या होंगे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो देखिए अपनी बैलेंस शीट। तो नाउ लेट्स रीड अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को
अमेंड करने वाली है ताकि बिजनेस करना आसान हो सके। कुछ ऑफेंसेस थे जिनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था एंड परमिट किया गया था कि जो लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप है वो भी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को इशू कर सकती हैं। सो ये कुछ चेंजेस लाए गए हैं। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, जिनको आप बाद में शेयर्स वगैरह में कन्वर्ट नहीं कर सकती। नाउ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नाम से ही पता चल रही है, ऐसी पार्टनरशिप जहाँ पे जो पार्टनर्स होती है उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक ही पार्टनर रिस्पॉन्सिबल या फिर लायबल नहीं होता दूसरे पार्टनर के मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस की वजह से। मतलब अगर दो पार्टनर्स हैं एंड एक की गलती की जो सजा है वो बेसिकली दूसरे को नहीं मिलेगी। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट है, लीगल एंटिटी है एंड जो बिजनेस होता है मीन्स जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो डिफरेंट होता है पार्टनर से। मीन्स पार्टनर्स अलग, जैसे कंपनी का कॉन्सेप्ट होता है, पार्टनर्स की डेथ भी हो जाएगी तो आपकी जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो चलती रहेगी, दैट इज़ परपेचुअल सक्सेशन। नाउ जो एक्ट है वो ध्यान रखिएगा 2008 का कुछ प्रोविजंस है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, वो इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, सो इसको रेगुलेट किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टनर्स के बीच में एंड हर जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उन्हें अपने जो वर्ड है वो यूज़ करना पड़ता है साथ में, दैट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लास्ट वर्ड्स होते हैं। तो हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कम से कम 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए, जिसमें से एक इंडिया में ही रेजिडेंट होना ज़रूरी है। नाउ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक तरीके से ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस है जिसके थ्रू बेनिफिट मिलता है कि लायबिलिटी लिमिटेड है एंड मेंबर्स जो होते हैं उनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है एंड कुछ हद तक ये सिमिलर है छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेस की तरह ही। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो प्रिफर की जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, आरबीआई ने वी शेप्ड रिकवरी देखी है, तो अभी हमने के शेप्ड रिकवरी भी देखी थी। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं वी शेप्ड रिकवरी, लाइकली रूम फॉर पॉलिसी ईजिंग। तो वी शेप्ड रिकवरी किसने फोरकास्ट की है? RBI sees V-shaped recovery likely room for policy easing। तो V-shaped recovery क्या है एंड RBI ने इसको किस तरीके से फोरकास्ट किया है एंड क्या ग्रोथ जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ेगा। तो ये सब देखिए उस टाइम पे सिचुएशन आई जब सेंट्रल बैंक ने जो लिक्विडिटी की जो कंडीशन है वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश की ताकि जो सरप्लस होता है एंड इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे उसे यूज़ किया जा सके कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। तो कुछ शेप्स देखते हैं इकोनॉमिक रिकवरी की, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको जेड शेप्ड रिकवरी दिखाई देगी। तो आपको थोड़ा सा जेड जो है वो उल्टे तरीके से देखना है, वैसे तो जेड ऐसे बनता है लेकिन आपको ये ऐसे देखना है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो होता है, मीन्स एक क्रैश के बाद विच इकोनॉमिक जो है, जैसे यहाँ पे क्रैश होगा तो नीचे गिरी इकोनॉमी फिर एकदम से बढ़ेगी। नाउ फिर उसके बाद क्या होगा, फिर धीरे धीरे नॉर्मल लाइन पर आ जाएगी। सो दिस इज नॉर्मल लाइन। देन वी शेप्ड रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी का मतलब नॉर्मल लाइन से नीचे ही रहेगी एंड थोड़ा सा ग्रो करेगी, वापस से नॉर्मल लाइन पर आ जाएगी। मीन्स कोई जैसे कि जेड शेप्ड के अंदर बहुत ही मीन्स क्विकली राइज हुआ था, ऐसा वी शेप के अंदर नहीं होता। तो शेप आपको बस ध्यान रखनी है। यू शेप रिकवरी के अंदर जो इकोनॉमी है वो फॉल करेगी, स्ट्रगल करेगी। देखिए काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर है, लो ग्रोथ रेट पर ही चलेगी, फिर उसके बाद यूजुअल लेवल पे आएगी। दिस इज़ योर नॉर्मल लाइन। डब्लू शेप रिकवरी पहले गिरेगी लेकिन कभी भी नॉर्मल लाइन पे वापस नहीं आ पाएगी, नॉर्मल लाइन पे वापस आने से पहले दोबारा फॉल करेगी फिर राइज करेगी। सो दिस इज डब्लू शेप्ड रिकवरी। एल शेप्ड रिकवरी देखिए नॉर्मल लाइन पे आ ही नहीं पाएगी, मींस लंबे समय तक रिकवर कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, एंड जे शेप्ड रिकवरी क्या होती है, ये अनरियलिस्टिक है, जहाँ पे जो ग्रोथ होती है इट राइजेज शार्पली फ्रॉम द लोज मच हायर देन द ट्रेंड लाइन एंड स्टेज देयर। मतलब कि वहीं पे सिचुएशन जो है वो चलती रहेगी अच्छी, तो ये बहुत ही कम पॉसिबल है। और आरबीआई ने क्या कहा है कि कैसी रिकवरी रहेगी, वी शेप्ड रिकवरी रहेगी। मतलब हायर, मतलब हम इस नॉर्मल लाइन को ऊपर क्रॉस नहीं कर पाएंगे पर नॉर्मल लाइन तक वापस आ जाएंगे। अब कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। तो जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू एंड कश्मीर IDS दैट इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम सामने आई है। गवर्नमेंट ने इसे बनाया है ताकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप हो सके जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर, एंड ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, मीन्स सेंटर ही इस पर पूरा पैसा लगाएगी।
तो ये पहली बार ऐसा होगा कि जो सरकार है वो कोई इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम जो है वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लगाने के लिए जा रही है, जिसके अंदर करीबन 28,400 करोड़ रुपए लगेंगे 2021 से लेके 2036 टू 37 तक। नाउ न्यू इन्वेस्टमेंट आएंगी जम्मू कश्मीर में, इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पे देखिए लोगों को रोज़गार मिलेगा, वर्किंग कैपिटल का सपोर्ट मिल पाएगा। तो मेन पर्पस यही है कि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले एंड वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो सर्विस सेक्टर है उसका डेवलपमेंट हो सके। तो स्कीम जो है वो लार्जर यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स, कोई भी वहाँ पे अपनी यूनिट्स को खोल सकता है एंड सस्टेनेबल रहे, मीन्स बने रहे। ऐसा नहीं है कि बनाकर इंडस्ट्री फिर देखा कि फ़ायदा नहीं हो रहा है तो छोड़ के भाग जाए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाइन पे बनाया जाएगा एंड इट इज़ नॉट अ रीइम्बर्समेंट और रिफंड ऑफ जीएसटी। ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए जो ग्रॉस जीएसटी होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ग्रॉस जीएसटी होता है उसको यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि इंडस्ट्रियल को जो इंसेंटिव हैं, जो मीन्स हम इंडस्ट्री को इंसेंटिव दे रहे हैं, क्या वो यूनियन टेरिटरी के जो डिसएडवांटेजेस है उसको ऑफसेट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मीन्स ये रीइम्बर्समेंट नहीं है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा और आपको जीएसटी को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इस पॉइंट को टाइम की कमी की वजह से मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगी। अब देखिए मेजर इम्पैक्ट एंड पोटेंशियल क्या है। तो स्कीम यही है कि हमें इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर चेंजेस लेके आने हैं, डेवलपमेंट लेके आनी है, नई इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, जो पहले से ही वहाँ पर हैं उनको और अच्छे से इम्प्रूव कराना है। ओके, तो ये आपका पॉइंट है। बस आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना। देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप जीएसटी को गूगल कर लीजिएगा, अदरवाइज बस आप यहाँ पर यही ध्यान रखिए कि ये रिम्बर्समेंट या रिफंड ऑफ जीएसटी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड गवर्नमेंट बजटिंग के बारे में कुछ देखते हैं। तो हाई कोर्ट अपहोल्ड्स अरेस्ट प्रोविजन इन सीजीएसटी एक्ट फॉर टैक्स इवेजन। तो जो सेक्शन 69 है सेंट्रल जीएसटी एक्ट का, उसके थ्रू अथॉरिटीज़ को पावर मिलती है कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है वो टैक्स चोरी करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये डिसीज़न दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सही माना है। तो एक पिटीशन फाइल हुई थी एंड क्या कहा गया था कि आर्टिकल जो सेक्शन 69 है वो तो क्रिमिनल नेचर का है एंड उसको इनेक्ट नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पे भी ए होता है मीन्स अमेंडमेंट करके कुछ लाया गया है। तो एक पर्सन को तभी अरेस्ट करना चाहिए अगर जो टैक्स इवेजन है वो 2 करोड़ से ज़्यादा का हो एंड ऑल ऑफेंसेस जहाँ पे टैक्स इवेजन 5 करोड़ से कम का हो उनको बेल भी मिले, ठीक है। लेकिन 5 करोड़ से ऊपर का है तो उनको बेल ना दे एंड कॉग्निजेबल भी ना हो। तो ये इशू था। कोर्ट ने ये कहा है, कोर्ट ने कहा है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो कानून बना सकती है एंड पीपल को अरेस्ट भी करने के कानून बना सकती है, ठीक है। तो वो जीएसटी को लेवे एंड कलेक्ट भी करेंगे एंड जो सेक्शन 69 एंड 132 है वो टोटली संवैधानिक है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में ही फॉलो करते हैं। तो आर्टिकल 246A का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। यहाँ पे सिर्फ जो पार्लियामेंट या जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो जीएसटी एक्ट सिर्फ बनाएंगे ही नहीं बल्कि वो उससे रिलेटेड लॉज भी क्या करवा सकते हैं, पावर है उनके पास कि वो इन लॉज को विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये पिटीशन जो है वो एक तरीके से खारिज कर दी गई है। देन देखिए ग्रीन टैक्स क्या होता है। तो ये ग्रीन टैक्स जो है वो ओल्ड व्हीकल्स पे लगने वाला है। एज अ यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, आई थिंक ये नितिन गडकरी जी हैं, तो इन्होंने अप्रूव किए हैं कुछ प्रपोजल्स कि जो पुराने व्हीकल्स जिनसे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होता है तो उन पर क्या लगाइए, टैक्स लगाइए। एंड ऐसे व्हीकल्स जैसे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, जैसे सरकारी आपने गाड़ियाँ वगैरह देखी होंगी या पीएसयू, तो उनके अगर ऐसे व्हीकल्स हैं जो 15 साल से ज़्यादा के हो गए हैं तो उन्हें भी डी रजिस्टर कर देना चाहिए, स्क्रैप कर देना चाहिए। एंड ग्रीन टैक्स से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो उसे एक अलग जगह पे रख के पॉल्यूशन को ही टैकल करने के लिए उस पैसे को यूज़ करना चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट 8 साल से ऊपर के हो गए हैं उनके ऊपर ग्रीन टैक्स लगे, ठीक है। एंड एट द टाइम ऑफ जब वो मीन्स फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए जाए एक तरीके से अपनी गाड़ी का भी, तो उनको 10 to 25% वो पे करना पड़े, ठीक है। तो ये भी एक है ताकि जो पुराने व्हीकल्स हैं क्योंकि उनसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो 15 साल बाद मिलेगा, ठीक है। तो ये भी देखना होगा कि जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उन पे ग्रीन टैक्स तब लगे जब 15 साल के हो गए हों, ठीक है। तो एंड जो सिटी बसेस हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो थोड़े कम लगने चाहिए।
जो ज़्यादा ग्रीन टैक्स है वो उन व्हीकल्स के लिए लगना चाहिए जहाँ पे सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो ये थोड़े से इसके अंदर इन्होंने मीन्स किसी पर ज़्यादा लगाया है, किसी पर कम लगाया है, तो ये आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। जो व्हीकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हो गए, जैसे सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी यूज़ करते हैं, तो ये इनके ऊपर ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर मीन्स जो फार्मिंग में यूज़ होते हैं उनके ऊपर भी ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। तो ग्रीन टैक्स कलेक्ट करने का फ़ायदा ये है, एनवायरनमेंट डैमेज नहीं हो पाएगा, लोग नए व्हीकल्स खरीदेंगे जो कम पॉल्यूशन क्रिएट करते हों, पॉल्यूशन लेवल कम होगा। एंड ये एस्टिमेट किया जाता है कि 5% जो व्हीकल फ्लीट है वो 65 से 70% वेहिकुलर पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओल्डर व्हीकल 10 से 25 गुना ज़्यादा व्हीकल्स जो हैं ये पॉल्यूशन फैलाते हैं मॉडर्न व्हीकल्स के कंपैरिजन में। देन देखिए ऑफ बजट बोरोइंग। ऑफ बजट बोरोइंग मतलब क्या होता है, बजट से हटकर। तो यूनियन बजट देखिए बार बार हमारी कंट्री जो है वो फिस्कल डेफिसिट में ही रहती है ऑलमोस्ट। एंड ये बहुत ही मीन्स कुछ एजेंसीज़ हैं जो इंडिया के अंदर भी हैं एंड इंडिया के बाहर भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट एक नंबर तक ही रहे, ऑफ बजट बोरोइंग्स के लिए जाएं। ऑफ बजट बोरोइंग्स जो हैं उनको यूज़ किया जा सकता है क्योंकि वो फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होती। तो फिस्कल डेफिसिट के अंदर, फिस्कल डेफिसिट क्या है, द डिफरेंस, जितना आप कमाते हो उतना आप खर्च करते हो, उसमें जो डिफरेंस होता है उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। एंड अगर मान लीजिए आपने खर्च ज़्यादा कर दिया, कमाया कम है, तो वो जो एक्स्ट्रा खर्च किया वो क्या है, वो एक तरीके से बोरोइंग है। तो फिस्कल डेफिसिट से सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलता है। ऑफ बजट बोरोइंग्स वो लोन्स होते हैं जिन्हें सेंटर डायरेक्टली नहीं लेता बल्कि किसी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू लेता है। तो मीन्स उस पर फिस्कल डेफिसिट पर असर नहीं पड़ता क्योंकि लोन जो है वो फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, ये आपने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी होगी तो उसके अंदर भी ये टॉपिक्स होते हैं। अब पढ़ते हैं कुछ क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़ते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इस बार भी देखिए प्रीलिम्स जो 2020 हुआ था उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो इसको स्किप करना या फिर इसको थोड़ा कम लापरवाही से पढ़ना बिल्कुल ही बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। तो किस तरीके की एग्री फूड पॉलिसी इंडिया को चाहिए। देखिए अभी आपको पता है कि इंडिया के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, तो उसमें भी हम ये सजेशन दे सकते हैं कि एग्री फूड पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए। इसलिए हर टॉपिक को रिलेट करके, लर्न करके लिखना पड़ सकता है हमें। ठीक है, तभी मेंस में अच्छे आंसर मिलेंगे। तो देखिए अशोक गलाटी जो कि इन्फोसिस के चेयर प्रोफेसर हैं एट ICRIER, इन्होंने क्या कहा कि हम इनफ फूड बना सकते हैं एंड ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, फीड फाइबर होना चाहिए क्योंकि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे खर्च करने चाहिए। ठीक है, ये भी माना गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें कम से कम अपनी GDP का 1% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करना चाहिए। इंडिया सिर्फ 0.5% ही करता है। एंड इस तरीके की एग्री पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट, सॉइल, वाटर, एयर, बायोडाइवर्सिटी को पॉल्यूट ना करें बल्कि ज़्यादा प्रोडक्शन दें एंड इस तरीके का प्रोडक्शन हो कि हम ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन में भी आ सकें। मतलब ऐसा नहीं है कि बस प्रोडक्शन कर दी, नहीं, प्रोडक्शन ऐसी करनी है कि ग्लोबल लेवल पर हम कॉम्पीट भी कर सकें। एक सीमलेस मूवमेंट होना चाहिए कि जैसे जो फूड है वो कब खेतों से निकल कर मीन्स मार्केट के अंदर आया, तो एक सीमलेस मूवमेंट होना चाहिए, मीन्स एक फ़्लो होना चाहिए, स्मूथ फ्लो होना चाहिए। कंज्यूमर्स को अच्छा खाना मिले, अच्छा फूड मिले, सेफ मिले, न्यूट्रिशियस मिले एंड सस्ते प्राइजेस पे, अफोर्डेबल प्राइजेस पर मिले, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया। तो इस तरीके की एग्री पॉलिसी होनी चाहिए। इसके अंदर देखिए बाकी सब जो पॉइंट्स हैं वो आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन इनका नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। अशोक गलाटी ने ये बातें कही हैं। ठीक है, तो थोड़ा नेम अगर लिख देंगे तो उससे थोड़ा ये आएगा कि हाँ करंट से रिलेट करके लिखा है। अब कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं सब्सिडीज से रिलेटेड। MSP बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है किसान बिल की वजह से। PDS क्या होता है, कुछ टेक्नोलॉजी मिशंस वगैरह देखेंगे तो एक बहुत ही देखिए आप यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये बर्ड है, हैन है। ठीक है, तो इनको किस तरीके से इनके अंदर वायरसेस आए, तो बर्ड फ्लू जो है वो केरला में पाया गया। H5N8 नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसे भी ध्यान रखिए, तो इसको H5N8 नाम से ध्यान रखना है। ये डक है, डक के अंदर ये पाया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू क्या होता है, तो ये सिर्फ बर्ड्स को ही नहीं ह्यूमन एंड एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है। ध्यान रखिए, बर्ड फ्लू ह्यूमन एंड एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है। बहुत ही कंटेजियस वायरल डिसीज़ है
चिकन्स, टर्की, स्क्वैल्स, इन सबको खाओगे या फिर तो हो सकता है किसी को भी ये बीमारी लग जाए। पेट बर्ड्स में भी हो सकता है, वाइल्ड बर्ड्स में भी हो सकता है, ह्यूमंस में भी ये आ सकता है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस को सब टाइप किया गया है। एक होता है हेमाग्लूटिनिन, एक होता है न्यूरामिनीडेज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी हम ये कर चुके हैं। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस या फिर H5N8 वायरस, तो पेरिस में जो WHO वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है एनिमल हेल्थ का, देखिए हमने इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखिए कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है वर्ल्ड हेल्थ की, वो कितनी अच्छी जगह बनाई है, पेरिस में बनाई है। एंड वहाँ से ये बात निकल के सामने आई है कि H5N8 जो इन्फ्लुएंजा है वो बर्ड्स की डिसीज़ है, टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो कितनी गंदी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। क्या वायरस ह्यूमन में भी पहुंचेगा? तो देखिए कोई केसेस तो नहीं आए हैं, रिस्क बहुत लो है, लेकिन एंड कोई एविडेंस भी नहीं है कि मीट या एग खाने से जो वायरस होता है वो ह्यूमंस के अंदर भी आ जाता है। लेकिन प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। जब भी सिक या डेड बर्ड्स को ट्रीट करते हैं तो उसके थ्रू अगर कंटामिनेटेड आप हो गए तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कलिंग जो है वो हमें क्या करना होगा, इज़ यूजुअली अंडरटेकन, एंड बिसाइड्स कलिंग जो उनका सेफ डिस्पोजल है कल्ड एनिमल्स का, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं पीएम किसान स्कीम के बारे में। तो 1364 करोड़ रुपीस जो हैं वो गलत बेनिफिशियरीज को दे दिए गए। सोचिए, देखिए ये प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि जो है, किसानों को सम्मान करने के लिए हर साल 6,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में डालने की बात हुई थी, एंड वो गलत लोगों को ही पहुंच गए। ये सिर्फ सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, इसमें स्टेट का कोई हाथ नहीं था। इनकम एक तरीके से मिलती स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिस्ट्रीब्यूशन की या बेनिफिशियरीज को पहचानने की, वो स्टेट या यूटी गवर्नमेंट को दी गई थी। तो इस स्कीम से जो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स थे, पहले देखिए कहा गया था कि जिनके पास 2 हेक्टेयर तक का लैंड होगा उन्हें सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बाद में 1 जून 2019 से सभी को इंक्लूड कर लिया गया था। लेकिन जो फार्मर्स टैक्स पे करते हैं उनको नहीं मिलता ये। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सीए अगर हैं, कोई पेंशनर्स हैं जो 10,000 रुपये प्रति महीना कमा रहे हैं, तो उनको ये नहीं मिलती। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोगों को ये स्कीम चली गई एंड जिनको पैसा मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला। ठीक है, तो कितने रुपए का घोटाला हो गया, देखिए 1364 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। तो ये बहुत ही मीन्स शर्मनाक बात है। जिनके पास जितना होता है वो उतना ही और चाहते हैं, तो उनको नहीं लेने देते जिनको ज़रूरत है। ये कुछ यानी ये देखिए ये न्यूज़ ऐसी हैं जो हम पिछले 2 साल से कवर कर रहे हैं। तो भुवंतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश में चलती है। ठीक है, ये कालिया जो है दैट इज़ कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, आई थिंक इसके अंदर 10,000 रुपये मिलते हैं। ये उड़ीसा के अंदर चलती है। रायतू बंधु तेलंगाना के अंदर चलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल से ये न्यूज़ में चली रहे हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो 2016 में लॉन्च की गई थी। अब इसे 5 साल कंप्लीट हो गए। फसल बीमा का मतलब क्या है, जैसे मान लो फसल खराब हो जाती है तो किसानों को बहुत नुकसान हो जाता है, तो वो अपना बीमा कराते हैं एक तरीके से फसल का, कि अगर हमारी फसल खराब हो जाएगी तो कम से कम सरकार हमें इतना पैसा तो दे दे। तो इसके अंदर स्कीम्स को मर्ज किया गया था। एक मर्ज की थी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, दूसरी मर्ज की थी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो देखिए बहुत इजी नाम है, इसको अगर आप वैसे याद करेंगे ना, तो जैसे बहुत ही हरियाणा में बहुत बोलते हैं नाश कर दिया, नाश कर दिया, तो मीन्स एक तरीके से फसल जो है वो खराब हो गई तो नाश हो गया। तो एक तरीके से इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं NAIS एंड MNAIS, तो इन दो को मर्ज करके ये बनाया गया है। इसमें फार्मर्स को जो प्रीमियम बर्डन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है एंड उन्हें पूरा का पूरा इंश्योरेंस मिलता है। इस स्कीम के अंदर चाहे फूड क्रॉप हो, ऑयल सीड क्रॉप हो, कमर्शियल क्रॉप हो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, सभी को लिया जाता है। एंड इसे सर्वे कंडक्ट करती है कौन, जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अब हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2 पर जाएंगे। इसके अंदर सभी फार्मर्स को एनरोल करना ही होगा एंड सेंटर जो है वो प्रीमियम पे करेगी इस स्कीम के अंदर, जहाँ पे जो प्रीमियम रेट्स होंगे जो अनइरिगेटेड क्रॉप्स होती हैं उसके लिए 30% पे करेगी, वहीं जो इरिगेटेड क्रॉप्स हैं उसके लिए 25%। फ्लैक्सिबिलिटी मिलेगी स्टेट्स को कि वो अलग अलग तरीके से इनको मीन्स कुछ अगर एडिशनल रिस्क कवर लेना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, देखिए रबी क्रॉप जो होती है वो सर्दियों में उगाई जाती है, खरीफ जो होती है वो गर्मियों में उगाई जाती हैं। एंड सर्दियों में अगर इन्हें उगाया जा रहा है रबी को, जैसे वीट हो गया, तो इनको फिर मार्च वगैरह में कटाई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिए। अगर पेंडेंसी की मीन्स डिले किया तो फिर
पेनल्टी भी लगेगी। जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी है, इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी 0.5% पैसा खर्च करेंगे। नाउ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स एंड रेलवेज। तो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स हैं अंडर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के थ्रू 6 स्टेट्स के अंदर इसका मींस फाउंडेशन स्टोन रखा। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स जो है वो कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में, जो कि काफ़ी स्वच्छ रहता है, राजकोट गुजरात की, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा एंड आपका जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश। तो ये तो आपकी कैपिटल भी हो गई है, ठीक है, तो कैपिटल भी हैं। यहाँ पे 1000 हाउसेज ऐसे होंगे जिनके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। रेडी टू लीव हाउसेज होंगे विद इन 12 मंथ्स, मीन्स 12 महीने के अंदर। जैसे पुराने जो ब्रिक और जो मोटर से जो बनाए जाते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ही जल्दी बनाया जाएगा, इकोनॉमिकली बनेंगे। टेक्नोलॉजीज यहाँ पर होंगी, जैसे प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम होगा, मोनोलिथिक सेंटर कंस्ट्रक्शन होगा। तो इस तरीके से ये बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा ताकि घर जल्दी एंड कम दामों पर बन सकें। 6 विनर्स जो होंगे वो डिज़ाइन करेंगे एंड 1000 हाउसेज इस तरीके से बनेंगे। 1.5 लाख की जो असिस्टेंस है वो स्टेट और सेंटर प्रोवाइड करेगा। 2.5 लाख की एडिशनल टेक्नोलॉजी ग्रांट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज है ये 2019 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर। 2022 तक 1.2 करोड़ हाउसेज बनाने हैं एंड फोकस यही है कि अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकें, सपोर्ट दे सके थ्रू आशा, दैट इज़ अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एसलरेशन। अब देखिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स एट कृष्णापट्टनम एंड तुमाकुरु। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे कृष्णापट्टनम एंड तुमाकुरु के अंदर। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। बहुत ही अच्छा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मीन्स जहाँ पे बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है एंड एक दूसरे से लिंक किया जा रहा है। नाम ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये है आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये आपका बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, ये आपका चेन्नई बेंगलुरु, ये आपका चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये आपका अमृतसर से लेके कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इस तरीके से यहाँ पे पोर्ट्स हैं, फ्राइट कॉरिडोर है, इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स हैं, हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा अच्छा है यहाँ पर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज पार्क्स वगैरह सब हैं। देन देखिए कोची मैंगलुरु LNG पाइपलाइन, दिस इज़ नॉट LPG, दिस इज़ LNG। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया। 450 किलोमीटर ये लंबी है। 21 लाख PNG ये कनेक्शंस प्रोवाइड करेगा ताकि इंडिया एक नेचुरल गैस बेस्ड इकोनॉमी बन सके। 10,000 और CNG जो होंगी वो खोली जाएंगी। पाइप्ड नेचुरल गैस जो होगी वो प्रोवाइड की जाएगी हाउस होल्ड्स के अंदर। एक प्लान है जो कि मीन्स एक सस्ता एंड कन्वीनियंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनेगा एंड एम यही है कि एनर्जी सेक्टर को 6 से 15% तक बढ़ाना है बाय 2030। तो देखो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2030 आ जाएगा। अभी जो है वो सिर्फ कितना है 6 है, तो नंबर से ध्यान रखिए 1 + 5 6 होता है, 15 × में 230 होता है। तो ऐसे आपको याद आ जाएगा कि ठीक है 6 से 15% करने की बात कही है बाय 2030। वन नेशन वन गैस ग्रिड, ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर परमिशन नेटवर्क है जिसके थ्रू पावर स्टेशन, सब स्टेशन सबको कनेक्ट किया जाएगा। तो ग्रिड मैनेजमेंट का सिस्टम होगा, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्ट साउदर्न पार्ट सबको कवर करेंगे। 2006 में भी नॉर्थ एंड ईस्ट ग्रिड्स जो थे उन्हें कनेक्ट किया था 4 रीजनल ग्रिड से, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट। ईस्ट में जैसे बंगाल, कोलकाता वगैरह आ गए, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट मीन्स जो सिलीगुड़ी नेक से कनेक्टेड है। तो 31 दिसंबर 2013 को इसमें साउदर्न जो ग्रिड है उसको भी शामिल किया गया एंड रायचूर सोलापुर ट्रांसमिशन लाइन को भी साथ में लिया गया एंड हमने अचीव किया 1 नेशन 1 ग्रिड 1 फ्रीक्वेंसी। तो आपको नाम ध्यान रखना, NGF से ध्यान रख लीजिए, पहले नेशन है, फिर ग्रिड है, फिर फ्रीक्वेंसी है। तो इससे कम पावर कट्स होते हैं, बिजली नहीं जाएगी, ठीक है, पावर में स्टेबिलिटी आएगी, अच्छे से सिंक्रोनाइजेशन हो पाएगा। अब पढ़ते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको चेक किया है, ये इन्होंने अनाउंस किया था कि 6385 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगेंगे एंड जिससे जो प्रोग्रेस है वो जो प्रोग्रेस देखिए पैंडमिक के
होने के बावजूद भी बोला है कि भाई ये अच्छा काम किया है इन्होंने। 2019-20 में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि 100 लाख करोड़ मीन्स ये काम करेगा, ठीक है। 100 लाख करोड़ जो हैं वो दिए थे कि अगले 5 सालों में हम इसके ऊपर खर्च करेंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट होंगी, चाहे डोमेस्टिक हो फॉरेन हो, एंड हम अपनी इकोनॉमी को 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। तो ध्यान रखना, देखिए पाँच पाँच तो बहुत इजीली याद रह जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट 111 लाख करोड़ की करी जाएगी अगले 5 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, एनर्जी, रोड, अर्बन प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाए जाएंगे। 39-39-40 ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेंटर जो होगी वो 39% देगी, स्टेट जो होगी वो 40% देगी, सॉरी 39-40 एंड 21% प्राइवेट सेक्टर देगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एसेट सेल्स करने होंगे, ठीक है, मोनेटाइजेशन करना होगा, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को मजबूती प्रोवाइड करनी पड़ेगी, म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट को भी मजबूत करना होगा। देन देखिए स्पेक्ट्रम ऑक्शंस क्या होते हैं। स्पेक्ट्रम ऑक्शंस मीन्स जैसे मान लीजिए कोई स्पेक्ट्रम निकला, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस ने निकाला कि वो 4G स्पेक्ट्रम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे एयरटेल जो है वो 2G के अंदर बहुत अच्छा काम करती है, जबकि जियो जो है वो 4G के अंदर, एक्चुअली जियो का 2G एंड 3G है भी नहीं, जिसकी वजह से इनका जो शेयर है वो इसी वजह से कम है क्योंकि 2G एंड 3G के अंदर ये अपना हाथ अभी इन्होंने नहीं बैठाया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन किए कि 4G स्पेक्ट्रम अब हम शुरू करने जा रहे हैं, एंड मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अच्छे से यूज़ हो पाए, मैक्सिमम रेवेन्यू हो। तो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस मीन्स गवर्नमेंट एक ऑक्शन सिस्टम रखती है कि आपके पास राइट्स है कि आप कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स होंगी, आप उनको खरीद सकते हैं उन सिग्नल्स को, एंड जैसे सेल फोन्स, वायरलेस टेलीफोन्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, तो एयरवेव्स के थ्रू। तो पब्लिकली अवेलेबल एसेट्स जो होते हैं यूनियन गवर्नमेंट उन्हें ओन करती है जोग्राफिकल बाउंड्रीज के थ्रू, एंड जैसे जैसे सेल फोन हो गए, वायरलाइन टेलीफोन हो गए, इंटरनेट यूजर्स हो गए, तो और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो इन एसेट्स को कंपनीज को बेचा जाता है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू कराती है। यही जो एयरवेव्स होते हैं इन्हें स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे ये जो चीज़ें हो गई ना, दिस इज एयरवेव्स। तो जो लाइकली बिडर है देखिए वो ये रिलायंस जियो जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद एयरटेल है, एंड जो वोडाफोन है वो तो देखिए ऑलमोस्ट जाने वाला है, उसका तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये न्यू कंपनीज हैं, कुछ फॉरेन कंपनीज हैं, तो ये अपनी ब्रांच इंडिया में भी, फॉरेन कंपनी क्या होती है जिसकी इंडिया में ब्रांच हो, एंड विल हैव टू आइदर मीन्स या तो इंडिया में ब्रांच खोले या फिर रजिस्टर हो या फिर इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करे, तो यही होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जियो के पास जो टेलीकॉम कंपनीज बिल है वो 20,000 से 30,000 करोड़ का है। एयरटेल का देखिए बिल्कुल याद है 10,000 से 15,000 करोड़ का, तो ये आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। नाउ वाई झारखंड हैज़ एक्साइटेड एन एग्रीमेंट विद सेंटर RBI ऑन पावर ड्यूज। तो थोड़ा देखते हैं, झारखंड ने एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है RBI, स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। तो ये गवर्नमेंट 2017 में साइन हुआ था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंश्योर करेगी कि जो स्टेट पावर यूटिलिटीज़ है वो सप्लाई पेमेंट जो है वो करेगी, क्योंकि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन हो गया, एंड स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उन पेमेंट को कर देगी जो कि ड्यू है। एंड अगर स्टेट पावर यूटिलिटीज़ कोई ब्रीच करती है, मीन सिस्टम को मानने में कोई गलती करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रिंसिपल डेटर जो होगा वो लायबल बन जाएगा एज अ प्रिंसिपल डेटर। डेटर मीन्स वो होते हैं जिनको एसेट्स जो होते हैं वो उधार में सेल करते हैं। तो इस ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो RBI को इंस्ट्रक्ट कर पाएगी कि भाई इनको देखो कि यह काम कर रहे हैं या नहीं, अदरवाइज इनके अकाउंट में से पैसे निकल जाएंगे, तो डेबिट हो जाएंगी। तो सेंटर के पास पावर होगी ऑटो डेबिट करने की। तो ये है पूरा। तो झारखंड का कहना ये है कि कैबिनेट डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ द एग्रीमेंट, क्योंकि ये स्टेट के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं था, एंड जो सेंटर का डिसीजन है उससे फेडरल स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है। तो वही सेंटर को मजबूत एंड स्टेट को कमज़ोर बताने वाली बात इन्होंने कही। सुप्रीम कोर्ट ने IBC सेक्शन, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का जो कोड है उसको अपहोल्ड किया, एंड कहा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है एंड इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपनी जजमेंट के अंदर कि सेक्शन 32A जो है वो सही है। इससे जो बिडर्स होते हैं वो रीजनेबल एंड फेयर वैल्यू लगा पाते हैं, टाइमली कंप्लीशन हो पाता है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का, एंड प्रोटेक्शन हो पाती है कि जो पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं वो दोबारा से ना हो, एंड एक पोटेंशियल बिडर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फेयर बिड भी वो लगा सकें। सेक्शन
सेक्शन 32A ये कहता है कि जो कॉर्पोरेट का जो डेटर है शेल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू द कमेंस, मीन्स अगर देखिए ये कोड या ये प्रोसीजर लगने से पहले अगर कोई गलती है तो उस पर ये नहीं लागू होगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। इशू क्या है, सेक्शन 32A जो है वो अगर कोई पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर है या ऑफिसर इन डिफॉल्ट बन गया है या मैनेजर इन चार्ज है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है कॉर्पोरेट डेटर के लिए फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 32A ठीक है, जैसे कि भूषण पावर को अगर देखा जाए, एंड एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि इससे और बिडर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो भी और कॉन्फिडेंस से काम कर सकें जब अगर वो डिस्प्यूटेड कंपनीज के साथ काम करते हैं। तो अब नीति आयोग का एक इंडेक्स आता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो बहुत इजीली आप इसको ध्यान रख सकते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स III, नीति में 2 आई, ठीक है। तो इस टी को भी आप आई की तरह ही देख लीजिए, ठीक है। ऐसे तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ने इंडिया नीति आयोग ये निकालता है। सबसे ज़्यादा इनोवेटिव स्टेट है कर्नाटका, एंड महाराष्ट्र अब सेकेंड स्टेज पे आ गया है, बिहार बॉटम पे है, थर्ड पे नहीं है, बिहार बॉटम पे है, ध्यान रखिएगा। तो महाराष्ट्र सेकंड पे आ गया, इसका मतलब तमिलनाडु किस पे आ गया, थर्ड पे आ गया। तो ये इंडेक्स ये देखता है कि स्टेट्स के अंदर कितना इनोवेटिव एनवायरनमेंट है, रैंकिंग दी जाती है इन्हें, अपॉर्चुनिटीज़ चैलेंजेस क्या हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को किस तरीके से अप्लाई किया जा रहा है, तो ये सब देखा जाता है। ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, तो 2 तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं, एक इनेबलर्स और एक परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो होता है वो फिर अलग से 2 पार्ट में डिवाइड है, नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन के अंदर। तो यहाँ पे एक चैलेंज होता है स्टेट्स के लिए कि वो इनोवेशन लीडर बने, इम्प्रूवमेंट लेके आए, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जो कि इनोवेशन का हो, एंड एक बेंचमार्क स्टेट जो होती है वो सेट करती है दूसरों के लिए भी, एंड इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बढ़ता है। अब कुछ साइंस एंड टेक के टॉपिक्स देखेंगे, तो सीरम इंस्टीट्यूट की है कोविशील्ड एंड भारत बायोटेक की है कोवैक्सीन, भूलना नहीं है। देखिए कोवैक्सीन की अगर आप बॉटल देखेंगे ना तो उसके ऊपर लिखा भी हुआ है भारत बायोटेक, एंड देखिए एस से ध्यान रखिए सीरम और एस से ध्यान रखिए शील्ड, तो कोविशील्ड सीरम का है एंड कोवैक्सीन भारत बायोटेक का है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है सीरम इंस्टीट्यूट एंड भारत बायोटेक वैक्सीन्स को कि इमरजेंसी सिचुएशन में इन्हें लगाया जा सकता है। हालांकि दोनों में से किसी ने भी फेज 3 ट्रायल जो था वो कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन अप्रूवल दे दिया गया। एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी एंड उन्होंने 2 दिन के अंदर डेलिब्रेटली फॉर 2 डेज अप्रूवल दे दिया। तो कोविशील्ड किसने बनाया है, SR है ना, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया जो कि पुणे में बेस्ड है, एंड ये जो कोविशील्ड है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है। तो इसे सबसे पहले जो है इट यूजेज मीन्स एक चिंपैंजी का जो वायरल वेक्टर है उसको यूज़ करके कॉमन कोल्ड वायरस जो होता है उसके थ्रू इसको बनाया गया है, एंड इस वायरस से इन्फेक्शंस होते हैं चिंपैंजीज के अंदर, एंड इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी है SARS-CoV-2 वायरस स्पाइक प्रोटीन का। तो इतना ज़्यादा हमें इसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा यही ध्यान रखिएगा। कोवैक्सीन देखिए ये रही कोवैक्सीन की बॉटल, इस पर भारत बायोटेक लिखा हुआ है, तो ये भारत बायोटेक ने बनाई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनको मार दिया जाता है एक तरीके से, एंड पैथोजन की जो लायबिलिटी होती है वो नहीं बढ़ पाती इतनी कि वो दोबारा से बन पाए। तो WHO ने कहा है कि सेफ है, आप यूज़ कर सकते हैं, एंड सर्वेज भी किए गए कि वाई मैनी इंडियंस आर नो रश टू गेट वैक्सीनेटेड। देखिए पहले अभी तो जैसे प्रधानमंत्री ने लगवा लिया, प्रेसिडेंट ने लगवा लिया, CM लगवा रहे हैं, तो अब लोगों को थोड़ा विश्वास बैठ रहा है। अदरवाइज पहले जो हेल्थ वर्कर्स थे वो भी नहीं लगवाना चाहते थे वैक्सीन। तो ये जो प्रोसेस है इमरजेंसी की पोजीशन ये होता है, देखिए एक्सपर्ट्स एंड एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि जो इंडिया के जो ड्रग रेगुलेशंस हैं उनके पास कोई प्रोविजंस ही नहीं है, एंड जो प्रोसेस है रिसीव करने की वो भी कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इमरजेंसी के सिचुएशन में इसको दे दिया गया है कि भाई आप इन्हें यूज़ करिए। तो क्या कोई रिस्क है इसका इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन का, तो पीपल ने कुछ लोगों ने इन्फॉर्म किया है कि कुछ पोटेंशियल रिस्क या बेनिफिट क्या हो सकते हैं, एंड उनके पास राइट भी है टू रिफ्यूज़ अ वैक्सीन। तो पब्लिक को इन्फॉर्म करना होगा कि भाई मतलब इनको इमरजेंसी यूसेज अप्रूवल मिला है, फुल अप्रूवल नहीं मिला, तो ये थोड़ा लोगों को इंडिकेट करना पड़ेगा।
थोड़ा हम लोग तो न्यूज़ पढ़ते हैं इसलिए जानकारी मिलती रहती है, जिनको नहीं मिलती अगर उनके मन में एक बार भ्रम बैठ गया कि ये दवाई ये वैक्सीनेशन नहीं लगवाना तो फिर बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी। चलिए अब देखना है नेशनल इनोवेशन फंड इंडिया। तो साइंस एंड टेक मिनिस्टर जो है उन्होंने एक पोर्टल बनाया है, इनोवेशन पोर्टल डेडिकेट किया, जो कि बनाया है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने। एंड इनोवेशन पोर्टल ही नाम है जो कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आया है। ठीक है, तो अब देखो मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है कि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी। अब मेरे लिए बड़ी ये इनोवेटिव चीज़ है कि जब मैं साइंस एंड टेक पढ़ती हूँ तो इस तरीके से याद कर लिया है मैंने, हो सकता है आपको भी याद रह जाए अब। तो साइंस एंड टेक के थ्रू नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है वो पोर्टल बनाया गया। इसके अंदर 1.15 लाख इनोवेशंस जो हैं वो कॉमन पीपल लेकर आते हैं एनर्जी के सेक्टर में, मैकेनिकल सेक्टर में। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक की ऑटोनॉमस बॉडी है, 2000 में बनाई गई थी अहमदाबाद गुजरात के अंदर। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है इनोवेशंस के अंदर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इंडिया जो है वो चाहता है कि आर्कटिक जो रीजन है, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे आर्कटिक रीजन है, यहाँ पर भी रिसर्च एंड टूरिज्म हो। तो इंडिया एक न्यू ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी लेकर आने वाला है ताकि साइंस एंड रिसर्च एक्टिविटीज़ आए, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कॉपरेशन हो सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा टूरिज्म हो तो लोग घूमने जाएं, साइंटिफिक एंड क्लाइमेट रिलेटेड लिंकेजेस समझ पाएँ। एंड इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है, हिमालयाज़ को देखिए कहा जाता है थर्ड पोल। एंड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो आर्कटिक ओशियन है एंड वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ का भी पार्ट है। तो अगर आप गूगल पे देखिएगा तो जब आप ऊपर से देखेंगे ना अपने अर्थ को, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसके बीच में कुछ कंट्रीज़ भी आती हैं, 6-7 कंट्रीज़, जैसे कि कनाडा हो गई, डेनमार्क हो गई, नॉर्वे, रशिया, यूएसए, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड। तो इन्हें हम आर्कटिक काउंसिल भी कहते हैं। इंडिया के ऑलरेडी रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पर हिमाद्री है। ठीक है, हिम मीन्स ठंडा, तो हिमाद्री ऊपर है। एंड इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला हुआ है आर्कटिक काउंसिल में 2013 में। एंड 2018 में ये जो स्टेटस था ये रिन्यू भी हो गया। तो अगर हम आर्कटिक स्टडी करेंगे तो हमें एटमॉस्फेरिक, ओशियोनोग्राफिक, बायो जियोकेमिकल साइकिल समझ में आएंगी कि किस तरीके से सी आइस कैप्स इनका लॉस हो रहा है, ओशियन किस तरीके से गर्म हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो प्रीलिम्स एंड मेंस के सभी क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, आप पोज कर देख लिया कीजिए। अब देखिए मैन्युफैक्चरर्स एंड ये पॉलिसी लेके आया है राजस्थान गवर्नमेंट। तो हम तो राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान गवर्नमेंट इसे लेके आए हैं कि अब इसे जो मीन्स सैंड को जो मैन्युफैक्चर करना है इसे भी इंडस्ट्री स्टेटस का नाम दे देते हैं, जिसे हिंदी में बजरी कहते हैं। तो ये पॉलिसी के थ्रू जो इन्वेस्टर्स होंगे वो मैन्युफैक्चर्ड सैंड यूनिट्स बना पाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प प्रोवाइड करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था, माइनिंग को इलीगल कह दिया था कि जो बजरी निकाले जाते हैं रिवर में से वो बैंड है। तो एम सैंड एक सब्स्टिट्यूट है कंक्रीट बनाने का। तो इसे हाँ जो ग्रेनाइट स्टोन होते हैं उन्हें क्रश करके बनाया जाता है। तो जो साइज़ होता है एम सैंड का वो 4.75 mm से भी कम होता है, डस्ट नहीं होता इसके अंदर भी बिल्कुल भी, एंड कोई ऑर्गेनिक या कोई सॉल्युबल कंपाउंड्स नहीं होता, कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती क्ले, डस्ट एंड सिल्ट कोटिंग्स की तरह। अब देखिए BBV154 एंड भारत बायोटेक सिंगल डोज इंट्रानेशनल वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो ये वैक्सीन, ये पहला अटेम्प्ट इन्होंने किया। एंड वैक्सीन्स जो हैं वो मसल्स के अंदर, इंट्रा मसल टिशू जो है और द टिशू बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, वहाँ पे ये दी जा रही हैं। एंड इंट्रानेशनल जो वैक्सीन्स है सॉल्यूशन को नॉस्ट्रिल के अंदर डाल दिया जाता है, आपने टीवी में भी देखा होगा। एंड फिर उसे इनहेल किया जाता है, इंजेक्ट नहीं किया जाता। तो इस तरीके की जो वैक्सीन्स हैं वो सिर्फ बैरियर्स को ही पूरा करने की कोशिश, बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो एडिशनल जो सेट होता है इम्यून सेल्स का, जो कि हमारे नोज़, माउथ एंड लंग्स के टिश्यू में पाया जाता है, उसको भी मजबूती मिलेगी। एंड जो इंटरनेशनल वैक्सीन्स हैं, कट नीड की सिरिंजेस की ज़रूरत नहीं है, नीडल्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड नीडल एसोसिएटेड इंजरीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंगल डोज ही है जिसके थ्रू वैक्सीन को लेना बहुत आसान है। नाउ पोटेंशियल सेटबैक्स क्या हैं? सेटबैक्स यही हैं कि जैसे मीजल्स फ्लू है तो उसके लिए यूज़फुल नहीं है, जो ऐसे पास्ट अटेम्प्ट्स में इसको यूज़ किया गया था तो तभी ये कारगर साबित नहीं हुई थी। एंड जो वैक्सीन्स हैं हैव मोस्टली बीन मेड यूजिंग लाइव वीकेंड वायरसेस, लेकिन कभी भी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं। तो ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं।
अब देखते हैं अवेयरनेस इन स्पेस। तो 2 फ्लाइट सर्जन्स फॉर गगनयान टू ट्रेन इन रशिया। तो रशिया जो है वो इंडिया के 2 फ्लाइट सर्जन्स को ट्रेन करने वाला है ताकि गगनयान मिशन पर जब जाएं तो एक अच्छे से तैयार होकर जाएं। एंड डॉक्टर्स जो होंगे इंडियन एयरफोर्स के वो स्पेशलाइज्ड होने चाहिए। तो इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ISRO इसे लॉन्च करेगा 75th एनिवर्सरी में 2022 के अंदर। तो साइंस एंड टेक को बढ़ावा मिलेगा, अकेडमी या इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, हमारे जो यूथ है वो इंस्पायर होंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलेगा, ठीक है, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो करीब 15,000 नई रोज़गार प्रोवाइड होंगे, 13,000 जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्री में मिलेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। तो ये सब इनके फ़ायदे होते हैं। मोटिवेशन मिलेगी, इंडिया को प्रेस्टीज मिलेगी, इंडिया ऐसी चौथी कंट्री बन जाएगी जो कि ह्यूमन स्पेस मिशन को लॉन्च कर पाएगा। अब आप ये देखिए एस्ट्रोसेट आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कुछ ब्लैक पे कुछ ग्रीन ग्रीन डॉट से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये अल्ट्रा वायलेट ब्राइट स्टार्स हैं एंड कॉस्मिक डायनासोर मिल्की वे के अंदर ये दिखाई देते हैं। तो इन्हें स्पेक्यूलेट किया जाता है एंड एक तरीके से गैलेक्सीज है, यंग ब्लू स्टार्स इन्हें कहा जाता है। ओके, तो ये इंडिया का पहला एस्ट्रोसेट, इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है जिसके अंदर 5 टेलीस्कोप्स हैं, जैसे कि विजिबल, नियर, अल्ट्रा वायलेट, फार, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे। तो एस्ट्रोसेट जो है वो 38 सेंटीमीटर वाइड अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है जो कि अल्ट्रा वायलेट बैंड्स को देख पाता है। एस्ट्रोसेट 2015 में लॉन्च किया गया था, ISRO ने लॉन्च किया था नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट में। ये एक मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये किस लिए है, पहला वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। तो पेपर के अंदर ये पूछा जाएगा कि एस्ट्रोसेट क्या है, इंडिया का है, किस लिए है, पहला वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। ओके, चलिए अब देखते हैं कुछ अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड कुछ इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, साइंस इनोवेशन, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। तो ये 1 जनवरी से शुरू होगी। एम यही है कि भाई सब डिसेंट्रलाइज्ड करना चाहिए, एविडेंस पे बेस्ड होना चाहिए, बॉटम अप होना चाहिए नीति आयोग की तरह, एक्सपर्ट्स होने चाहिए, इंक्लूसिव होने चाहिए। तो सभी पॉइंट्स ये बनाने वाले हैं एंड एक ओपन साइज फ्रेमवर्क होना चाहिए जहाँ पे फ्री एक्सेस मिल सके कि अगर कुछ रिसर्च हुई है तो बाकी सब भी उसको समझ पाए। 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट होना चाहिए एंड जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन आनी चाहिए या फिर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं कुछ, ठीक है, ये आपको मेंस में काम आ सकते हैं। तो ये कोविड-19 के टाइम पे जैसे हमने देखा कि भाई एकदम से किसी के पास कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाया, लॉकडाउन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए रिसर्च करते रहना बहुत ज़रूरी है। 5G क्या होता है, क्या इंडिया इसके लिए प्रिपेयर है, तो ये आप देख सकते हैं 1G 2G 3G 4G 5G। तो ये 4G है, ठीक है, जिसके अंदर फास्टर है, बेटर है, ये मोबाइल ब्रॉडबैंड है, ये डिजिटल वॉइस है, ये एनालॉग वॉइस है एंड ये आप देख सकते हैं इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं। तो ये आपका 5G है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, तो 5G नेक्स्ट जनरेशन का होगा, फास्टर डाउनलोड अपलोड स्पीड्स होंगी, मल्टी GPS पीक रेट्स होगा, बहुत ही कम लेटेंसी एंड बहुत अच्छी कैपेसिटी होगी इसकी, ठीक है। तो रिलायंस जियो, भारती, वोडाफोन ये सब इनको यूज़ करने की बात कह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये इंडिया की जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है 2018, उन्होंने भी इसकी इंपॉर्टेंस बताई। नाउ लेट्स सी अबाउट GI टैग सॉट फॉर इंडियाज़ कॉस्टलीस्ट मशरूम। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके के ये मशरूम है। ये GI टैग जो है ये मिला है एंड ये कॉस्टलीस्ट है वर्ल्ड के अंदर, जो कि जम्मू और कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में उगाए जाते हैं। वहाँ इन्हें गुच्छी या मोरल कहा जाता है। सो इम्पॉर्टेंट नेम है, ध्यान रखिएगा। इनका जो प्राइस है वो 1 किलो मीन्स 1 kg जो है वो 20,000 रुपीज़ का आता है। सो मेडिसिनल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, टेम्परेट फॉरेस्ट्स के अंदर ये पाया जाता है। GI टैग किस किस के लिए मिलता है, तो देखिए इसको आप ध्यान रखिए, एमैन से, एम हो गया मैन्युफैक्चर्ड, ए हो गया एग्रीकल्चरल, एन हो गया नेचुरल। ध्यान रहेगा, पेपर के अंदर ऑप्शन आएंगे तो आपको ध्यान रहेगा। मैन्युफैक्चर्ड के अंदर हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स भी होते हैं जो पर्टिकुलर किसी टेरिटरी से ओरिजिनेट हुए हों, क्वालिटी हो, डिस्टिंक्टिवनेस हो उसके अंदर। तो एक बार अगर GI टैग मिल गया तो कोई दूसरा जो प्रोड्यूसर है वो इसके नेम को यूज़ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को एक कंफर्ट मिलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट वहीं का है।
कौन कौन इसको प्रोप्राइटर मींस कौन हो सकता है, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, प्रोड्यूसर, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी अथॉरिटी जो कि लॉ के अंदर इस्टेब्लिश्ड हुई हो। ये जो नेम है इसको एंटर करना होता है रजिस्टर ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर। जो जीआई है वो 10 इयर्स तक वैलिड रहता है। 10 इयर्स के बाद इसको रिन्यू कराना होता है। इंडिया में इसे जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है, जो कि 2003 से फोर्स में आया था। सबसे पहले इंडिया के अंदर जो जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था 2004-5 के अंदर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट मैं आपको बिल्कुल प्रीलिम्स एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रही हूँ। चलिए अब देखते हैं पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। तो अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह कर रहे होंगे तो उसके ऑप्शंस में काफ़ी आते हैं, पार्कर सोलर प्रोब, आदित्य L1। तो क्या है ऑप्शन में? तो पार्कर सोलर प्रोब, ध्यान रखिए, आज ये अपनी बिल्कुल फिक्स कर लीजिए अपने माइंड के अंदर। ये पार्कर सोलर प्रोब है और ये सन के आसपास घूम रहा है। एंड ये जो पार्कर सोलर प्रोब है ये सक्सेसफुल स्विंग इसने कंप्लीट की अराउंड द सन। नाम मीन्स पार्कर सोलर प्रोब के अलावा सन तक इतना क्लोजर कोई भी नहीं गया। 8.4 मिलियन माइल्स जो है बस जस्ट ये उससे इतनी दूर पास से मींस पास हुआ 17 जनवरी को। एंड अब 2 साल होने जा रहे हैं, पार्कर सोलर प्रोब जो है वो 4 मिलियन माइल्स में एंटर कर जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड नासा का ये मिशन है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पार्कर सोलर प्रोब नासा का मिशन है जो कि सन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, सन के एटमॉस्फेयर के आसपास समझने की कोशिश कर रहा है। उसकी ब्रूटल हीट को भी ये सहेगा क्योंकि इतने पास जाएगा। एंड ये वीनस की ग्रेविटी को भी यूज़ करता है। ओके, तो जो सार्कर जो ये प्रोब है सन के एटमॉस्फेयर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है हमें। एंड जो पार्कर सोलर प्रोब है इसके 3 डिटेल्ड साइंस ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो सोलर कोरोना के बारे में, सोलर विंड के बारे में, कहाँ से उनको एनर्जी मिलती है उसको ट्रेस करना, प्लाज्मा का स्ट्रक्चर डायनामिक समझना, मैकेनिज्म्स एक्सप्लोर करना जिसके थ्रू एनर्जेटिक पार्टिकल्स को एक्सप्लोर किया जाए। कोरोना जो है वो सन से भी ज़्यादा हॉटर है। कोरोना की वजह से ही सोलर विंड आती हैं एंड कंटिन्यूस फ्लो होता है चार्ज पार्टिकल्स, इसलिए उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखते हैं क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो बजट सेशन हुआ पार्लियामेंट का जहाँ पे देखा गया कि ये जो बिल है जहाँ पे सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को मना किया जा रहा है, तो कहा कि एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जो है वो हो सकती है जिसे आरबीआई इशू करे। एंड जो ये लॉ है इसके थ्रू एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जिसे आरबीआई इशू करे एंड उसका फ्रेमवर्क बनाया जाए, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को मना किया जाए। तो कुछ एक्सेप्शंस होंगे इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल 2018 को जो अपना डिसीजन दिया था लास्ट ईयर कि आरबीआई जो है वो प्रोहिबिट करे बैंक्स और एंटिटीज़ को कि वो वर्चुअल करेंसीज के अंदर ना आए। अब कोर्ट का कहना है कि आरबीआई जो है वो किसी एक ऐसे स्टैंड के साथ नहीं आई है जहाँ पे कोई एंटिटी, खासकर कोई नेशनलाइज्ड बैंक वगैरह जिसको कोई लॉस हुआ हो वर्चुअल करेंसी की वजह से। तो आरबीआई का सर्कुलर डिसप्रोपोर्शनेट है एंड कंसिस्टेंट स्टैंड लिया सेंट्रल बैंक ने कि वीसीज आर नॉट प्रोहिबिटेड इन द कंट्री। तो कोर्ट ने ये भी पाया कि आरबीआई ने ऑल्टरनेटिव्स भी नहीं देखे, तो इसकी वजह से कोर्ट ने दोबारा से कहा है कि आप इसके बारे में दोबारा से सोच सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? क्रिप्टो करेंसीज देखिए डिजिटल करेंसीज होती हैं। मींस जैसे आप फ़ोन में के थ्रू, फॉर एग्जांपल फ़ोन के थ्रू आपके पास कोई टोकन है वो किसी को पे कर देना, तो उस तरीके की एक्टिविटी से बस आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं। इसके एग्जांपल ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन एंड एथेरियम। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है एंड उसी के थ्रू इनको रेगुलेट किया जाएगा इंडिपेंडेंटली ऑफ ए सेंट्रल बैंक। कोई भी सेंट्रल बैंक के थ्रू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये लैपटॉप है, अब एक ट्रांजैक्शन चाहिए, तो जो ट्रांजैक्शन होगी वो पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू आएगी, कंप्यूटर के थ्रू। फिर ये जो नेटवर्क्स होंगे ये एल्गोरिथ्म को यूज़ करेंगे, ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगे जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व होगी। फिर ये जो ट्रांजैक्शन है ये दूसरी ट्रांजैक्शन के साथ कंबाइंड होगी, फिर एक नया ब्लॉक ऐड होगा एंड इस तरीके से ट्रांजैक्शन क्या होगी, फिनिश होगी। तो ये कुछ इसका क्राइटेरिया रहता है। अब कुछ कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्क्रॉस। एक्क्रॉस का फुल फॉर्म क्या है?
देखिए हमारे एक्रॉस एटमॉस्फेयर अच्छा रहना चाहिए, तो एक्रॉस का फुल फॉर्म है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विसेज। तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, अर्थ पे एटमॉस्फेयर होता है तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ये साइंस प्रोग्राम है जहाँ पे वेदर क्लाइमेट सर्विसेज को देखा जा रहा है। ठीक है, मेन एम यही है, अच्छा वेदर, अच्छा क्लाइमेट, अच्छा ओशियन फोरकास्ट हो सके, सर्विसेज अच्छी मिल सके, ताकि एक टेक्निकल एंड जो साइंटिफिक स्टाफ है वो हो, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, कृषि विज्ञान केंद्र खुले, ये सब इनका मेन मोटिव है। ठीक है, तो सारी अच्छे अच्छे गुड पॉइंट्स हैं। अब देखिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, तो फ्यूल गैस, गैस इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा है कि कुछ डेडलाइंस जो हैं, जैसे कि नए जो कोल फायर्ड प्लांट्स जो बन रहे हैं एंड उसके बारे में कहीं पावर टैरिफ्स तो नहीं बढ़ जाएंगे, तो सेंटर ने पहले तो 2017 की डेडलाइन डिसाइड की थी थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कि वो जो फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स हैं उसके एमिशन के स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करें, जहाँ जिसके थ्रू ये डिसाइड किया गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड को कम करना है। उसके बाद इसकी जो डेडलाइन है वो चेंज की गई एंड 2022 तक इसको बढ़ाया गया। टारगेट यही है कि अच्छी एयर क्वालिटी बनी रहे एंड जो एमिशन नॉर्म्स है थर्मल पावर प्लांट्स के वो कम हो। तो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन का मतलब होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करना, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट होते हैं फर्नेसेस के अंदर, बॉयलर्स के अंदर, थर्मल प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट के थ्रू। ओके, तो हमें इसको क्या करना है, कम करना है। तो ये सब इसके मेन पॉइंट्स हैं एंड किस तरीके से आप कम कर सकते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं एल्कलाइन सॉर्बेंट यूज़ कर सकते हैं, लाइम स्टोन लाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रे ड्राई स्क्रबिंग यूज़ कर सकते हैं, वेट सल्फरिक एसिड प्रोसेस होती है जिसके थ्रू सल्फ़र को रिमूव किया जा सकता है। फिर सल्फ़र SNOx फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन हो गया। तो इस तरीके के कुछ तरीके हैं सल्फ़र को कम करने के। देन देखिए आशियान वाटर बर्ड सेंसस, तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस, तो ये 2 दिन का सेंसस था जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ। एंड जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस है ये हर साल होता है, जहाँ पे एशिया एंड ऑस्ट्रेलेशिया के थ्रू जो लोग हैं, जो वॉलंटियर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जनवरी के अंदर ये होता है। इसे कौन कंडक्ट कराता है, इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस कंडक्ट कराता है, 1987 में स्टार्ट हुआ था एंड इसको कोऑर्डिनेट करते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड वेटलैंड्स इंटरनेशनल। वाटर बर्ड्स क्या होते हैं, वेटलैंड्स इंटरनेशनल के थ्रू वो स्पीशीज़ ऑफ बर्ड जो कि किसी वेटलैंड पे डिपेंडेंट हो एंड अगर वो उस वेटलैंड के अंदर बार बार आते हैं, इट मीन्स वहाँ का जो वेटलैंड है वो एक अच्छा है, हेल्दी इंडिकेटर वो देता है। तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड वेटलैंड्स इंटरनेशनल। देन देखिए फॉरेस्ट फायर्स हिमाचल प्रदेश के अंदर क्यों कॉमन है। फॉरेस्ट फायर्स जो है वो बार बार वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में हो जाती हैं। अभी कुल्लू के पास हुई, शिमला के पास भी हुई थी थोड़े दिनों पहले। तो देखिए वहाँ का जो 2/3 एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया है एंड जो फॉरेस्ट कवर है, जो फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है वो 28% होना चाहिए। वहाँ पे कुछ कॉमन ट्रीज़ हैं ये जो आपको वहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि चिर पाइन, डिओडर, ओक, केल, फेर, स्प्रूस, तो ये आप फॉरेस्ट वाले चैप्टर में भी आपने पढ़े होंगे। तो एक तो वहाँ पे मतलब मॉनसून एंड विंटर में तो प्रेसिपिटेशन रहता है, उसके अलावा वहाँ पे वाइल्ड फायर्स होती हैं। समर सीज़न के अंदर लो एंड जो मिडल हिल्स हैं वहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं। मॉनसून एंड विंटर्स के बाद भी वहाँ पे देखी जाती हैं फॉरेस्ट फायर्स। तो फायर्स के कारण एक तो नेचुरल कारण है, अपने आप आग लग जाना, एंड कुछ कारण ह्यूमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे फूड कुक कर रहे हैं हर्ट्समैन या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर गैदर कर रहे हैं तो कुछ भी ऐसे वहाँ पे छोड़ दिया जिसकी वजह से आग लग गई। ठीक है, एंड खुद उनको जला रहे हैं ताकि स्टबल बर्निंग हो सके। तो इलेक्ट्रिक पोल अगर वहाँ पे गिर गया तो फॉरेस्ट फायर हो गई। तो क्या करना चाहिए, एक तो फायर प्रोन डेज फॉरकास्ट करने चाहिए, कैंपिंग साइट्स को क्लियर करना चाहिए एंड ड्राई लिटर जो है उसकी पहले से ही बर्निंग कर देनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ मेथड्स हैं। 1999 में स्टेट गवर्नमेंट ने भी फॉरेस्ट फायर रूल्स लेके आए थे ताकि वहाँ पे फॉरेस्ट फायर को कम किया जा सके। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वाटर क्वालिटी, रिवर वाटर क्वालिटी की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। किससे मांगी है, NGT अपॉइंटेड रिवर यमुना मॉनिटरिंग कमेटी से, जिसे हेड कर रहे थे शैलाजा चंद्रा।
तो सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को कहा कि दिखाइए आपने क्या क्या काम किया है। तो यमुना इतनी पॉल्यूटेड क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, एग्रीकल्चर से वेस्ट पेस्टिसाइड सब उसमें डाल देते हैं हरियाणा वाले लोग। दिल्ली के लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ डाल देते हैं, एग्रीकल्चर की चीज़ें डाल देते हैं। वाटर फ्लो का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स जो है वो बह नहीं पाते, बल्कि वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको 6th या 7th आई थिंक 8th की एनसीईआरटी की बुक के अंदर मिल जाएंगी। तो यमुना रिवर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ पीक से निकलती है मसूरी रेंज में उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट से, एंड गंगा में मिलती है संगम प्रयागराज के अंदर उत्तर प्रदेश में। इसके बाद उत्तराखंड से होते हुए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में जाते हुए गंगा के अंदर मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी हैं आपकी बेटवा, केन, सिंध एंड चंबल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चंबल राजस्थान से निकलती है, मध्य प्रदेश से राजस्थान होते हुए यमुना में टच होती है। ये तो आई थिंक सेम ही आ गया दोबारा से। तो चलिए हमारा एक पेज बच गया। चलिए अब पढ़ते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो एक और कमीशन बनाया है एनसीआर में कि भाई एयर क्वालिटी को मैनेज करो, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम लेके आओ। तो इसे एक ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाया गया है नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर चीफ सेक्रेटरी के या फिर कोई रैंक ऑफ सेक्रेटरी के गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे। ये परमानेंट बॉडी होगी, 20 मेंबर्स होंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब लॉ के थ्रू बनाया गया है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स इनके ऊपर ये काम करेगी, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश में है। डायरेक्शंस देगी स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ऐसे ऐसे कीजिए। एनसीआर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसका एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। क्या इसके पास पीनल पावर्स भी होंगी? तो देखिए इस कमीशन के पास भी थोड़े दांत तो दे दिए हैं, एंड दांत देने का मतलब थोड़ी सी इनको पावर दे दी है कि अगर ये फाइन चाहे तो 1 करोड़ का लगा सकते हैं, एंड जेल भी किसी को दे सकते हैं 5 साल तक। चलिए, किसी को मतलब जो गलती करेगा। अब सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की बर्ड्स एक पब्लिकेशन की है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जहाँ पे कहा गया कि जो इंडियन सुंदरबन से ऑब्वियसली वो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जहाँ पे 428 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स पाई जाती हैं, एंड हर 3 में से एक जो बर्ड है वो यूनिक है। मास्क्ड फिनफुट हो गए या बफी फिश फाउल हो गए, वो सब वहाँ पे पाए जाते हैं। 12 स्पीशीज़ में से 9 स्पीशीज़ किंगफिशर के वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि गोलियट हिरन, स्पून बिल्ड है, सैंड पाइपर। तो इंडियन सुंदरबंस 4200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वहाँ पे 2585 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। रॉयल बंगाल टाइगर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रामसर साइट है। ठीक है, रेयर एंड ग्लोबली थ्रेटन्ड स्पीशीज़ वहाँ पर आपको मिलते हैं। नॉर्दर्न रिवर टेरापिन वहाँ पर को मिलेगी। इरावडी डॉल्फिन मिलेगी। वल्नरेबल फिशिंग कैट मिलेगी। जो वर्ल्ड के 4 हॉर्स शू क्रैब स्पीशीज़ है उसमें से 2 वहाँ पर मिलेंगे। किंगफिशर के 12 में से 8 स्पीशीज़ वहाँ पर मिलेंगे। 26 फोनन स्पीशीज़ वहाँ पे मिलेंगी। 90% मैंग्रोव वेराइटीज़ वहाँ पे मिलेंगी। तो टोटली लर्निंग था ये, आपको ये डाटा लर्न करना होगा। अब देखिए कंजर्वेशनिस्ट ने कुछ एक पैनल ज्वाइन किया है कि एलिफेंट कॉरिडोर केस के लिए, एंड सुप्रीम कोर्ट ने एक कंजर्वेशनिस्ट को अपॉइंट किया जिनका नाम था नंदिता हजारिका, एंड ये मेंबर बनी टेक्निकल कमेटी की। तो अब ये देखेंगे कि एलिफेंट कॉरिडोर मींस टेकन बाय द नीलगिरिस कलेक्टर, एंड ये देखिए आर्बिट्री वेरिएंस इन एक्रिएज ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर मींस यहाँ पे आपको एलिफेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, एंड ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो वहाँ के एलिफेंट्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है उन्हें प्रोटेक्ट करें। एंड ये सिगुर प्लेट्यू के अंदर है जो कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स को भी कनेक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे नीलगिरी हिल्स भी हैं, मोयर रिवर वैली भी है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। एलिफेंट कॉरिडोर्स मीन्स एक ऐसे एरिया जहाँ के थ्रू एलिफेंट्स पास होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी एनिमल एक्टिविटीज़ कम हो ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो मूवमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि इनकी पॉपुलेशंस जेनेटिकली वाइबल रहे। एंड 40% एलिफेंट स्पीशीज़ वल्नरेबल है, प्रोटेक्टेड नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है कि इनके लिए भी कुछ ऐसे एरियाज़ बनाए जाएँ। कुछ एफर्ट्स ध्यान रखिएगा, एक जैसे गज यात्रा चल रहा है 2017 से ही चल रहा है, 12 रेंज स्टेट्स के अंदर चल रहा है, ताकि लोगों को पता चले कि भाई इनके पास भी पूरा हक है, जो इनको एरिया मिला हुआ है ये वहाँ से जाए। फिर फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ये भी है जो कि गाइड करती रहती है कि भाई एलिफेंट के साथ कन्फ्लिक्ट में मत आओ। तमिलनाडु में एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस बने हुए हैं, कर्नाटका में हैंगिंग फेंसेस एंड रबल वॉल्स बनी हुई हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी 2 स्कीम चल रहे हैं, एक तो एशियन एलिफेंट अलायंस जो कि 5 NGO का इनिशिएटिव है, एंड जिसके अंदर
101 कॉरिडोर में से 96 को सिक्योर किया जाता है 12 स्टेट्स में। दूसरा है एनजीओ एलिफेंट फैमिली, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, IUCN नीदरलैंड्स एंड वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट। तो ये नेम्स थोड़े आपको ध्यान रखने होंगे। UAPA आई थिंक हमने कम से कम 10 या 15 बार किया होगा, तो अभी बस इसका मेन हेडलाइन ये ध्यान रखना है आपको कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर है वाहिद पारा, उनको UAPA के अंदर बुक किया गया है। UAPA 1967 में पास किया गया था ताकि इंडिया के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ना हो। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव एब्सोल्यूट पावर होती है कि वो किसी एक्टिविटी को अनलॉफुल घोषित करके उसको डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं। इसके अंदर इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स दोनों को चार्ज किया जा सकता है। ऑफेंडर्स जो हैं अगर क्राइम किया फॉरेन लैंड पे भी तो भी उनके ऊपर ये जो केस है वो चलाया जाता है। एंड जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है उन्हें चार्जशीट 180 दिन में दाखिल करनी होती है अरेस्ट करने के बाद। 2019 में इसमें अमेंडमेंट किए गए जहां कहा गया कि जो डायरेक्टर जनरल है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे एंड किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट भी घोषित किया जा सकता है। NIA या फिर इंस्पेक्टर रैंक के जो पर्सन होंगे वो इन केसेस को इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो DSP या ACP के अबव रैंक ही। अब कुछ चैलेंजेस देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल चैलेंजिंग देखते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट शटडाउन पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ इंटरनेट शटडाउन की वजह से। तो एक रिपोर्ट आई है UK के बेस्ड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च फर्म टॉप 10 VPN की कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया इंटरनेट शटडाउन की वजह से। 8927 आवर्स का एंड $2.8 बिलियन का लॉस हुआ। इंटरनेट शटडाउन का मतलब कि किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए नेट को बिल्कुल बंद कर देना। प्रीवियस ईयर में इंडिया के अंदर 2020 में 75 टाइम्स ऐसा हुआ है। ठीक है, कहीं पर विलेजेस में हुआ है, कहीं पर सिटी में हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में तो स्पेशल मेंशन किया गया कि अगस्त 2019 से ही चलाया गया, वहाँ पे सिर्फ 2G ही अवेलेबल है। ये रेस्ट्रिक्शंस वहाँ पर लगी जिसकी वजह से मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस एंड स्कूल्स पर भी असर पड़ा। अब देखिए RBI फॉर्म्स वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लैंडिंग। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिजिटल लैंडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल ऐप बनाया है ताकि डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज़ को भी देखा जा सके। ठीक है, तो ये बस आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है। इसके बारे में डिटेल में आप ये चार्ट पढ़ सकते हैं कि कुछ डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स के जो नेम्स होंगे उनको डिस्क्लोज़ करना होगा। डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको डायरेक्ट किया जाएगा कि आप कस्टमर को सभी कुछ डिस्क्लोज़ करें, बैंक का नाम, NBFC सब कुछ, एंड सैंक्शन लेटर इशू करें। बोरोअर्स को सभी लोन एग्रीमेंट के थ्रू जो भी कॉपी वगैरह चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करें। एक इफ़ेक्टिव ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग करनी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो डिजिटल लैंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि FB ऑफिशियल सेज ही हैज़ राइट टू रिमेन साइलेंट। तो फेसबुक इंडिया हेड अजीत मोहन ने रिसेंटली कहा सुप्रीम कोर्ट को कि कुछ समन्स जो थे वो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हार्मनी कमेटी ने भेजे थे, जिसकी वजह से दिल्ली में दंगे भी हुए एंड वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर चुप रहना ज़रूरी समझूंगा एंड वो कमेटी के सामने नहीं आए। एंड सो व्हाट इज़ हेट स्पीच? हेट स्पीच मीन्स ऐसी कोई भी जब कुछ भी बोलते हैं या हेटर्ड फैलाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लॉ कमीशन ने 267 रिपोर्ट में अपना कहा था कि अगर कोई भी अटरेंसेज ऐसी होती हैं जिससे इंडिविजुअल्स या सोसाइटी कुछ टेररिज्म, जीनोसाइड मतलब होता है नरसंहार कर देना, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो हेट स्पीच को कर्ब्ड करने की ज़रूरत है क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी की बात है। जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे 2013 में, तो एक फेक वीडियो की वजह से हुए थे। इससे एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट्स इग्नाइट होते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, मीन्स भीड़ द्वारा किसी की एक तरीके से धुनाई कर दी जाती है। ओके, तो ये इसके इश्यूज हैं। अब कुछ नई व्हाट्सएप पॉलिसी एंड रिलेटेड प्राइवेसी इशू, तो वो व्हाट्सएप के थ्रू आए थे एंड वो वापस भी हो गया क्योंकि प्राइवेसी के इश्यूज थे। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही थी थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ। तो व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, जैसे बैटरी लेवल कितना है, सिग्नल स्ट्रेंथ कितना है। एंड अगर कोई अपना अकाउंट डिलीट करता है बिना इन ऐप डिलीट माय अकाउंट फीचर के, तो फिर भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के पास रहती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि अब सॉर्ट आउट हो गई हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट आई थी जिसके थ्रू व्हाट्सएप की जो ये पॉलिसी थी वो नहीं मैच कर पा रही थी डाटा प्रोटेक्शन बिल के अकॉर्डिंग। जो प्रिंसिपल है डाटा लोकलाइजेशन का कि हम अपना जो डाटा है
वो किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। व्हाट्सएप जो था वो हमारा मेटा डाटा जो है वो शेयर करने वाला था, एंड जिसकी वजह से इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी थी वो अपडेट करने की ज़रूरत थी। इंडिया टेलीग्राफ एक्ट 1885 जो है, क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर ने ऑर्डर्स इशू करे कि इंटरनेट जो है वो कुछ एरियाज़ में बंद कर दिया जाए, किसके अकॉर्डिंग, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 2015 के 1885 के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर जो इंटरनेट होता है वो कुछ टाइम के लिए शट डाउन कर दिया जाता है। सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 जो है वो ये अलाउ करता है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस ने रिपब्लिक टीवी एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस फाइल किया एंड चाहते हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इन्होंने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप चैट के थ्रू नेशनल सिक्योरिटी के बारे में लीक करने की कोशिश की। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो था वो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन लेके आया था, वाइसरॉय था इंडिया का, 1899 टू 1905, जहाँ पर नेशनलिस्ट पब्लिकेशन की वॉइस को एक तरीके से दबाने की कोशिश की जाती थी। एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मीन्स कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड वो नहीं चाहते कि किसी के साथ उसको साझा किया जाए। देन देखिए बोडोलैंड टेरिटोरियल एग्रीमेंट, तो ये 4 रीज़न के अंदर आता है। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। जस्ट अ मिनट। जो फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स है उसका एक वीडियो और आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये 2 टॉपिक्स और कराऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं बोडोलैंड 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, काफ़ी बार हमने किया है, कोकराझार, चिरांग, बक्सा एंड उदलगिरी। तो ये बोडोलैंड एरिया है। ओके, ये हमने काफ़ी बार किया है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स ब्रह्मपुत्रा रिवर से ऊपर हैं ये एरियाज़। 50 ईयर ओल्ड बोडो क्राइसिस चल रहा है, तो आप प्लीज़ सभी वीडियोस को लगातार देखें। अगर फिर भी इस डिस्प्यूट से रिलेटेड आपको कोई डाउट रहता है तो आप वो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डिस्प्यूट मेन ये है कि 66-67 में ही एक प्रिंस ट्राइबल काउंसिल ऑफ आसाम थी एंड बोडोलैंड की बात वहाँ से उठी थी। फिर 1987 में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन बना, जहाँ पे कहा गया आसाम को 50-50 में डिवाइड करो। फिर आसाम मूवमेंट चली, तो ये था। देन देखिए पाकिस्तान अभी भी फैब का करंट अफेयर में भी मार्च में भी आया है कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में ही रहेगी, क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने जमार उद्दवा एंड जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान में जो जगह है वो दे ही रखी है, तो ये ग्रे लिस्ट में ही रहेगी। एंड 2018 से ही है, जून 2018 में इन्हें 27 पॉइंट्स कंप्लीट करने थे, जिसमें से ये कुछ नहीं कर पाए, तो इनकी जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई। एंड FATF क्या है, G7 की एक बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, इंटर गवर्नमेंट बॉडी, 1989 में बनी थी, जो कि टेरर फाइनेंसिंग को रोकने की बात करती है और मनी लॉन्ड्रिंग का। इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस के अंदर ही है, ठीक है। तो 2001 में टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी इसके अंदर जोड़ी गई थी, क्योंकि जो एरोप्लेन्स थे बेसिकली अमेरिका के अंदर, वो बिल्डिंग में एक तरीके से घुसा दिए गए थे, तो उसको रोकने के लिए कि इनको फंड कहाँ से मिला, तो ये प्रॉब्लम थी। GS4 के टॉपिक्स बस हमारे पास ये एक ही पेज है एंड इसके बाद फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स एक वीडियो के अंदर आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच, 3 पार्ट्स इसके कंप्लीट हो गए। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स की वीडियो हर बार अलग से ही बनेगी। सो थैंक यू, कीप शेयरिंग एंड बहुत जल्दी मैं दिसंबर का करंट अफेयर्स एंड इसके साथ साथ ही फैब का करंट अफेयर भी कंप्लीट करा दूंगी। ओके, सो थैंक यू।